अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो असाइनमेंट का बता दें, एलएमएस पे अपलोड करनी है। जी एलएमएस पे अपलोड करनी है। सेशन कौन सा है? सेशन 18 ही है, सॉरी 8 लास्ट वीक वाला। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर असाइनमेंट की डेट कल रात तक की है ना? अभी टाइम असाइनमेंट का? जी कल रात तक ही है, बल्कि मैंने परसों की लिखी है, 19 तारीख लिखी है। जी सर शुक्रिया। सर जी ये असाइनमेंट की सबमिशन आपने किस सेशन में रखी थी? 8 में। सेशन 8 में सर जी असाइनमेंट एंड असेसमेंट्स में। जी जी। अच्छा सर, असाइनमेंट के मुतालिक एक कंफ्यूजन आ रही थी। सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं सर वो कोई सी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकती हैं, यानी 50 कंपाउंड जब लेने हैं सर, कोई आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है? जी आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है। कोई मेटालिक कंपाउंड भी हो सकता है, जो भी हमारी नज़र में एवरीडे लाइफ में हमें नजर आए कंपाउंड, और हमने बस उसकी फोर्स आइडेंटिफाई करनी है। जी जी, उसके अंदर जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं उनके टाइप का नाम लिखना है। नाम लिखना है, ठीक है सर। सर असाइनमेंट में सर आपने सितंबर लिखा हुआ है। सॉरी सितंबर क्या मतलब? सर 9 सितंबर लिखा हुआ है 2020। 9 सितंबर। ये सर वो एड सबमिशन में। एक मिनट में दोबारा चेंज कर देता हूँ। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपसे पिछले 3 लेक्चर से मैं एलएमएस के एनरोलमेंट की बात कर रही हूँ, तो अभी तक एनरोलमेंट नहीं आपने की। एक्सक्यूज मी सर, ये मोहम्मद नमान कौन है? मेल आई है इसके, आई थिंक इसने सीसी में रख के सबको भेज दी अभी भी। नोमान मेल, असल में वो कोऑर्डिनेटर है। मोहम्मद नोमान का जो लिखा हुआ है वो कोऑर्डिनेटर है। अच्छा। और कोऑर्डिनेटर यानी कि जो क्लास को यानी कि डील करता है कि आप लोगों की क्लास चल रही है या नहीं चल रही है। तो जो मैंने मेल की है उसको भी साथ में सीसी रखा है ना, क्लास को साथ में उसको भी मेल की है कि ये क्लास वो भी रिकॉर्ड यानी कि उसके पास है हमारे कौन कौन से टाइम पर कौन सी क्लास हो रही है। सर एलएमएस की एनरोलमेंट का बता दें, फिर असाइनमेंट भी मैंने सबमिट करवानी है। तरमीन अकमल, एक यस मिनट। सर। जमीन आपका आईडी क्या है? F2019 एक मिनट। 23 F2019 23 23 20 21 20
21। यस सर। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट है जिसको यानी कि एनरोलमेंट ना हुई हो N1 सेक्शन में? सर मुझे भी इनरोल कर ले मरियम फिजा। मरियम आपका आईडी क्या है, स्टूडेंट आईडी? S20 S20 20 20 0670 0670 13। 13। जिसके अलावा कोई और स्टूडेंट है? इसके अलावा कोई और नहीं है? जी आप लोगों को इनरोल कर दिया। एक्सक्यूज मी सर। जी किंजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्विज़ेस का बता देंगे कब स्टार्ट हो रहे हैं? कोई चीज नहीं, अब आप लोगों की ये असाइनमेंट ही होनी है। ओके ठीक। सर मिड भी होगा क्या? सर ये क्योंकि कुछ टीचर यानी कि मिड पहले भी तो ले हमारे आपने कहा कि पहले तो ये लेक्चर तो ले लो, मिड बाद में है। एक बात करें सर जी। सब यानी कि पहले हमारी 6 क्विज़ेस और 2 असाइनमेंट होनी थी सर। अब क्या होगा सर, ये क्या लगेगा हिसाब किताब सर? अब आप लोगों के 3 क्विज हुए हैं या 2? सर और वालों के एक 2 सर। हैं। सर हमारे 3 एक हुए हैं सर। एक तो किसी का भी नहीं हुआ है शायद। एक हुआ सर है। वो हम लेट क्लास में आए थे ना, हमारा क्लैश आ रहा था, 5-6 बच्चे थे बायोटेक वाले। तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, आप लोगों की तो जितनी सर वो पूरी आप क्लास से एक हुए ही हैं वही रखने काउंट खैर होंगे। है। सर तो आप हमसे असाइनमेंट ले लेना सर। नहीं असाइनमेंट किसी से नहीं लगी, ये जिसका जो भी यानी क्विज हुआ है तो क्विज वही काउंट होंगे। बाकी दो, अगर 3 क्विज हुए हैं तो इसका मतलब है 3 असाइनमेंट और मजीद होंगी, और अगर 2 क्विज हुए हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों की 4 असाइनमेंट होंगी। ओके सर, सर एज ओवरऑल यूजुअल। थैंक यू सर। अहमद जिया, अहमद जिया, अहमद यासीन, प्रेजेंट सर। अलिशबा, अलिशबा, प्रेजेंट सर। आमना जावेद, प्रेजेंट सर। अनम इम्तियाज, प्रेजेंट सर। अरिहा लियाज, प्रेजेंट सर। अरफा अबरार, प्रेजेंट सर। आयशा इफ्तिखार, आयशा ताहिर, प्रेजेंट सर। आयशा ताहिर, प्रेजेंट सर। अजल्फा फैसल, प्रेजेंट। फराज याकूब, प्रेजेंट सर। गौसिया नारीन, प्रेजेंट। हाफिज मोहम्मद इब्रार, प्रेजेंट सर। हमजा अली शान, हमजा अली शान, हमजा जावेद, इनायतुल्लाह, यस सर। जहाजेब, प्रेजेंट सर। जुनैद अहमद, यस सर। कलसुम एजाज, प्रेजेंट सर। खालिद हुसैन, यस सर। किंजा खालिद, यस सर। लाइबा, प्रेजेंट सर। मारिज, मारिज रसूल,
Present, sir. माम, Present, sir. मरियम सीजा, Present, sir. मसनूना काफी, Present, sir. मोहम्मद इमरान, Yes, sir. Present. मोहम्मद उमर 004, Yes, sir. Present. मोहम्मद बहजाद, Present, sir. मोहम्मद हसीब, Present, sir. मोहम्मद नासिर, Present, sir. मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद शाहजेब, Present, sir. मोहम्मद उमर 94, Present. मोहम्मद उमर तुफैल, जी सर। मोहम्मद जुबैर, यस सर। मोहम्मद जुहैब, Present, sir. Present, sir. मुनीबा उस्मान, Present, sir. मुशर्रफ, प्रेजेंट सर। निदा नदीम, Present, sir. राफिया कमल, Present. रिमशा सईद, Yes, sir. साद अमजद, Yes, sir. सादिया कयूम, Present, sir. सफा अदरीस, सफा अदरीस, सर उसके नेट का इशू है थोड़ा, इस वजह से उसका कनेक्ट नहीं हो रहा। जिस वक्त कनेक्ट हो जाएगा फिर मैं लगा सर दूंगा। उसका अभी डिस्कनेक्ट हुआ है। शहबाज अहमद, सर Yes, सफा sir. अदरीस का अभी डिस्कनेक्ट हुआ है। शाहजेब, Yes, sir. Present. सिदरा, Yes, sir. Present. उमर हयात, Present, sir. वकार अनवर, जुनैरा जावेद, Present, sir. जारा फारूक, Present. जरमीन अकमल। प्रेजेंट सर। सर हमजा अली शान की हाजिरी लगा दें। Excuse me, sir. जी सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि जो असाइनमेंट से रिलेटेड कि जिस तरह हमने आयन डाइपोल और ये वाली इंटरेक्शंस पढ़ी हैं, तो ये वाली इंटरेक्शंस के बेस पे ही हमने कंपाउंड देखने हैं ना कि कंपाउंड में कौन सी इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है। जी, आप लोगों ने अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई एग्जांपल आती है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेन पर्पस यही है कि आप लोगों ने ये बताना है कि आप लोगों को ये जो कंपाउंड है उसका नाम लिखना है और आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर कौन कौन सी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो मौजूद हैं। इसमें सर अगर हमने इस तरह पढ़ी है जैसे आयन भी कईयों में प्रेजेंट होती है जैसे NaCl में, तो अगर कोई इसके अलावा भी इंटरेक्शन है तो वो भी हम मेंशन कर दें साथ। जी कर सकते हो। और सर एक और बात सर, जिस तरह से अगर हम आयन डाइपोल का देखें तो वो तो ऐसे कंपाउंड में होती है ना, अगर तो हम उसका मतलब जब वो आयन उसके साथ मिल जाए तो जैसे हाइड्रोनियम आयन तो वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन की एग्जांपल है। लेकिन जैसे हमारे पास कंपाउंड आता है CaCl2, तो ये आयन डाइपोल मूवमेंट शो करता है जब वाटर के साथ मिल जाता है। तो हम इसमें अगर हम CaCl2 लिखते हैं कि ये आयन डाइपोल शो करता है तो ये ठीक होगा ना, क्योंकि कंपाउंड उसका जब बन जाए तो उसका किस तरह से हम नेम लिख सकते हैं। CaCl2
जी सर, जब ये मतलब कि वाटर के साथ जो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन जनरेट करता है ना Ca+, तो CaCl2 की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आयन डाइपोल जनरेट कर सकता है। तो हमने इसी तरह से लिखना है ना कि मतलब जो वो कर सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स के नेम लिखने हैं जब बनने के बाद? नहीं, बस आपने ये बताना है कि अगर आप लोगों के पास ये इस तरह का अगर लिखना है तो उस कंडीशन में आपने आयन लिखना है, साथ में दूसरे कंपाउंड का साथ में लिख देना है। उसके बाद आपने बता देना है कि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन सी हैं। अब अगर इस तरह के लिखते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जिस तरह आपने कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड किया है, साथ में वाटर भी है। अब कैल्शियम क्लोराइड की कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी इंटरेक्शन है, और कैल्शियम क्लोराइड की वाटर के साथ भी इंटरेक्शन है, व फिर वाटर की वाटर के साथ भी इंटरेक्शन है। फिर आपने ये सारी ही बतानी है कि जितनी भी उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मौजूद है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिर आपने देनी है। सर मेरा मतलब है कि अगर हम सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड लिख रहे हैं तो उसमें आप एक दफा बता दें कि किस तरह से क्या क्या लिखेंगे। कैल्शियम क्लोराइड का लिखते हो सिर्फ? जी सर, उसका अगर सेपरेट लिखे तो उसमें आयन डाइपोल लिख सकते हैं ना, और लंदन डिस्पर्शन तो हर मॉलिक्यूल में होती है। कैल्शियम क्लोराइड में आपके पास आयन डाइपोल नहीं होगी, आयोनिक फोर्सेस मौजूद होंगी, क्योंकि डाइपोल के लिए जरूरी है कि आपके पास कंपाउंड पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। सर NaCl में तो हो सकते हैं ना? NaCl यार वो आयन भी डाइपोल। उसमें भी आयनिक बाउंड एक्सक्यूज मी है। सर, आयन ये जो डाइपोल इंटरेक्शन होगी सिर्फ ये जो कोवलेंट बॉन्ड है और जो पोलर है उनके दरमियान होगी। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक और भी क्वेश्चन है कि ये तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि हमने कोई स्पेसिफिक बॉन्डिंग जो है उसको, जैसे आयन डाइपोल, उसकी कोई ना कोई एग्जांपल होनी चाहिए मस्ट, अगर वो नहीं है तो हमारे पास नहीं, जो कोई भी ऐसा 50 इशू वो फिक्स नहीं किया आपको कि आप जो मर्जी यानी कि जहाँ से मर्जी तलाश करके लिख सकते हो। ओके सर, थैंक यू। सर हमने वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बताना या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। ओके सर इसकी LMS पे एक्टिविटी नहीं है, काइंडली वो क्रिएट कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, मैं अभी क्लास पढ़ा रहा था तो इसी वजह से मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा। ठीक है, मेरी 3:30 बजे अभी शुरू हुई है, अभी ये 4:45 बजे ऑफ। जी ओके मैं ज्वाइन कर लूँ। अल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जैसे वाटर है, अगर वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान अगर फोर्स देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन साथ में उसमें सिर्फ डाइपोल हाइड्रोजन डाइपोल और बॉन्डिंग लंदन नहीं होती, डिस्पर्शन सिर्फ फोर्सेस भी होती है। हाइड्रोजन, मेरी बात सुने, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी नहीं जी होती है, उसके साथ और भी इंटरेक्शन होती है। आपने टोटल जितनी भी इंटरेक्शन हो उसके दरमियान वो सारी की सारी ही आपने लिखनी है। मतलब जितनी भी उनके अंदर होगी पॉसिबल वो सब की सब हमने राइट डाउन करनी है। जी वो सारी ही आपने लिखना है, यही तो पता चलेगा कि आपको पता भी है या नहीं पता है कि इसके दरमियान कितनी फोर्सेज है। सर इस तरह कंपाउंड्स होते हैं वो इतने मतलब बड़े बड़े होते हैं और उसमें बहुत ज्यादा फोर्सेस, ये असाइनमेंट बहुत लंबी हो जाएगी सब कंपाउंड्स मैंने की ये नहीं कहा कि आप कंपाउंड बड़े बड़े लिखे, मैंने तो ये कहा कि जो भी आपको सूटेबल मिलते हैं, जो भी नजर आ जाते हैं, छोटे भी लिख सकते हैं आप। मैंने तो नहीं कहा कि आप बड़े बड़े कंपाउंड लिखे। सर अब 50 में छोटे छोटे तो नहीं लिखे ना। सर जी सर एचएफ लिख लें। ये हो सकता है कि हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सीरीज सारे लिख दें। नहीं, ये नहीं होगा कि आप सारे कंपाउंड एक जैसे ही लिख दें। सर उनमें तो फर्क है ना, कार्बन और सर हम इस तरह तो हाइड्रोजन कर तो सकते बड़ा हैं है। ना, डिफरेंट करके, कुछ अल्डिहाइड्स लें, कुछ कीटोन्स लें, हाँ इस कुछ तरह हम कर सकते हो, लेकिन अल्कोहल्स एक ही लें। क्लास के सारे यस कंपाउंड नहीं लिख सकते।
मतलब डिफरेंट सर, हर फैमिली से कुछ कुछ कंपाउंड्स लेने। हाँ इस तरह लिख सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। जी सर मैं एक बात पूछनी थी कि लेटेंट डिस्पर्शन फोर्सेस हर मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट होती है ना? जी हर मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट होगी, ओके सर। चाहे वो और आयनिक सर है वो चाहे जो मर्जी कंपाउंड हो। जी सर। सर वो जो सेक्शन 8 में आप कह रहे हैं कि असाइनमेंट का पोर्शन है, वो सेक्शन हमें नजर नहीं आ रहा असाइनमेंट का कि कहाँ पर अपलोड करनी है। असाइनमेंट की जगह पर ही मैंने लिखा हुआ है, और उसमें असल में ये हो रहा है कि एन सेक्शन का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें लेक्चर भी शो नहीं हो रहे। जिस तरह लास्ट टाइम आप लोगों को जो लेक्चर हुए हैं वो मैंने अपलोड किए हैं, वो शो नहीं हो रहे, स्टूडेंट के पास डिस्प्ले नहीं हो रहे, और मैंने यहाँ से उनको दिखाया है कि वो अपलोडेड है। तो जी उनसे सर मेरी हमें अभी जो कॉल आई है, मेरी बात सुन लें, अभी जो कॉल आई थी वो भी ये एलएमएस वालों की ही थी। वो ये कह रहे थे कि आप जूम पर हमें ज्वाइन कर लें, हम आपको बता देते हैं, स्टूडेंट को वो शो हो जाए। तो आपकी क्लास के बाद मैंने उनके साथ ये रब्ता करना है, फिर ये चीज़ उनसे ठीक भी करवानी है। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर हमारी कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट या क्विज नहीं होगा? एक्स्ट्रा मतलब सर कि आप एक्स्ट्रा ले लें और फिर उसमें से बेस्ट काउंट कर लें। अब असल में ऑनलाइन की वजह से सारा ही यानी कम होता जा रहा है, क्योंकि टाइम ही बहुत कम बच रहा है। लेकिन तो सर ये हो लास्ट टाइम सकता है कि 6 आप लोगों के यानी कि असाइनमेंट प्लस क्विज हो जाए, उसमें से यानी कि एक चॉइस के लिए छोड़। ठीक है सर। Last time we have discussed about intermolecular forces, and अरिहा मेरी आवाज आ रही है? ये याद रखें, बाद में फिर ये ना कहना कि जिसकी अगर मैंने क्वेश्चन किया और उसने आंसर ना किया या उसका जो है रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने उसकी क्लास में एब्सेंट ही लगानी है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो क्लास में एब्सेंट ही है। सिर्फ अटेंडेंस बोल देने से आपकी प्रेजेंट नहीं होगी क्लास के दौरान। सर आपकी ये वाली जो स्लाइड है ये एलएमएस पे मटेरियल पर कहीं भी शो नहीं हो रही। तो वही मैं आपसे अभी पहले भी ये बात की है कि कुछ बाकी शो हो रही है। हाँ जी सर, पहले वाली हो रही है बाकी जो 8 स्टार्ट में सेशन थी तक, बस। 8 स्टार्ट, क्योंकि मैंने आप लोगों की 8 सेशन तक अपलोड की हुई है। मैंने पहले भी बताया है कि कोई एलएमएस में इशू आ रहा है जिसकी वजह से स्टूडेंट को शो नहीं हो रही है। और अभी एलएमएस वालों से मेरा राब्ता भी हुआ, उन्होंने कहा है कि क्लास पढ़ाने के बाद जूम पर आपने ज्वाइन होना है, तो हम आपको बता देंगे किस तरह स्टूडेंट को वो शो हो जाएंगे। ओके सर। जी जी आमना जावेद। जी सर। आमना जावेद, ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन? सर वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन में जी सर जब सॉलिड टू लिक्विड में जाएगा तो वेपराइजेशन होगी, और लिक्विड से जब अरफा बरार। अरफा अबरार। नो सर, जब लिक्विड से गैस में जाएगा तब वेपराइजेशन होगी। ठीक है, हम ना कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं है।
ओके सर। ठीक है, ये जस्ट इसलिए करते हैं ताकि जिस वक्त क्वेश्चन करते हैं और आप लोगों को नहीं आता तो फिर आप लोगों को बताया जाता है, तो आप लोगों के माइंड में ये चीज़ रहती है। अदरवाइज जो है स्टूडेंट जो भी यानी कि रट्टा लगाते हैं चीज़ को, वो जल्दी भूल जाती है। और जी बार सर, बार ये और रिवीजन का ये था बेसिक कि पर्पज यही होता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इस चीज़ को सीख सकें। अगर चीज़ को आप लोग रिपीट नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में आप लोग जल्दी से ये भूल जाते हैं चीज़ें। सर मैं बता दूं कंडेंसेशन क्या होती है? जी जी वेपर फेज को कन्वर्ट करना लिक्विड फेज में, ये कंडेंसेशन कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Vaporization is a process in which we convert liquid material into gas phase. It means vaporization is a method in which we convert liquid material, liquid phase into vapor form or gas form is called vaporization. And the process in which we convert gas phase into liquid phase is called condensation. ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हम लिक्विड को गैस फेज में कन्वर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। और ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हम गैस फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। वेपराइजेशन जो है वो डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया कितना है। We can control vaporization by increasing or decreasing the surface area of liquid. If surface area is large, then vaporization vapor process is fast. जिस वक्त आप लोगों के पास सरफेस एरिया कम हो या ज़्यादा हो, उसका ज़रिया हम वेपराइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कि आप लोगों ने लिक्विड को वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप लोग लार्ज बीकर के अंदर सेम वॉल्यूम ऐड करते हो, सपोज एक आप लोगों के पास टोटल लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो 100 ml है। एक सॉल्यूशन को आप लोग ऐड करते हो 100 ml के बीकर में, और दूसरा आप लोग ऐड करते हो 1 लीटर के बीकर के अंदर। तो जो 1 लीटर के बीकर के अंदर आप लोगों के पास लिक्विड मटेरियल है, उसका सरफेस एरिया, ये वाला जो एरिया है वो ज़्यादा होगा, यानी कि सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे। और आप लोगों को पता है वेपराइजेशन में ये सरफेस से लिक्विड मटेरियल जो है वो गैस फेज में कन्वर्ट होते हैं। जितना यहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतने ही वो ज़्यादा मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। और अगर आप लोग ये एरिया कम करते हो या बीकर जो है वो स्मॉल यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में ये वाला सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। जिस वक्त सरफेस एरिया कम होगा इसका मतलब है कि सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे और कम ही मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम वेपराइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली जब भी हम लिक्विड फेज से वेपर फेज में मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आती है। डोमिनेट आने के बाद मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, हमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज करनी पड़ती है ताकि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आ सके। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं
तो उस कंडीशन में हम मॉलिक्यूल्स को कम एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं तो उसी वक्त वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस are responsible to control the process of vaporization. Intermolecular forces are responsible to control the liquid material from liquid phase to gas phase conversion. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है वो स्लोली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग होती है तो उस कंडीशन में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है वो भी स्लो होगा, या ये कह सकते हैं वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो उसी वक्त वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, अदरवाइज वो लिक्विड फॉर्म में ही मौजूद होंगी। और वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक है वो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके इनवर्स कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए आप लोग गैस फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हो। इट मींस कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच we convert gas phase into liquid phase. Condensation is a process in which we convert gas phase into liquid phase. जिस वक्त हम गैस फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं इसका मतलब है कि हम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहे हैं, और जिस वक्त हम लिक्विड फेज से मॉलिक्यूल को गैस फेज में कन्वर्ट करते हैं इसका मतलब है कि हम उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। जिस वक्त हम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को कम करते हैं, यानी कि जिस वक्त सिस्टम जो है एनर्जी को रिलीज करता है, तो उस कंडीशन में बहजाद इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बहजाद अनवर, बहजाद अनवर। सर अगर वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो? नहीं, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिस वक्त हम गैस फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में बेसिकली हम उनकी काइनेटिक एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी उसी रिएक्शन के अंदर रिलीज होती है, या ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है उन रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उस कंडीशन में रिएक्शन होते हैं, या प्रोसीजर आप लोगों का प्रोसेस जो है वो उस वो कंडीशन में होता है, तो उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस बेस पर हम कंडेंसेशन को कह सकते हैं कि आप लोगों के पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
क्योंकि इस दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और जिस वक्त हम इवेपोरेशन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में एनर्जी जो है आप लोगों को सप्लाई करना पड़ती है, और उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट होते हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि कंडेंसेशन आप लोगों के पास जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और इवेपोरेशन जो है वो आप लोगों के पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इवेपोरेशन में आप लोग लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हो, और कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो मॉलिक्यूल्स को। इवेपोरेशन के दौरान आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हो, कंडेंसेशन के दौरान आप लोग एनर्जी को मॉलिक्यूल से खींचते हो, रिमूव करते हो। जिस वक्त अरफा अबरार मेरी आवाज आ रही है? ज़ारा फारूक, हाँ जी सर। ज़ारा फारूक, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर क्या डिफरेंस है? सर मुझे याद नहीं आ रहा। जिस वक्त आप लोग वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो लिक्विड मटेरियल को, इसका मतलब है कि आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म करते हो। और जिस वक्त इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज़्यादा होंगी, इसका मतलब है कि उनको वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना उतना ही मुश्किल होगा। और जिस वक्त इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, इसका मतलब है कि उनको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना उतना ही आसान है। इसका मतलब है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है उन मॉलिक्यूल्स के ज़्यादा होगा जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, और इवेपोरेशन का प्रोसेस उन मॉलिक्यूल्स का कम होगा जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। लेकिन कंडेंसेशन जो है वो इसके इनवर्स है कि कंडेंसेशन जो है उन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी, वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्पीड के साथ गैस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होंगे जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, और वो मॉलिक्यूल स्लो फॉर्म में गैस फेज से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो वीक होंगे। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर की बेस पर इनमें डिफरेंस करते हैं तो उस कंडीशन में जिस वक्त हम लिक्विड फेज से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और जिस वक्त हम कंडेंसेशन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में इनिशियल मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन जिस वक्त वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उस कंडीशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती है।
इसका मतलब है कि जितने भी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का कंपैरिजन है, तो आप लोग इस कंपैरिजन को टेम्परेचर की बेस पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर, इसके साथ टेम्परेचर की बेस पर और इसके साथ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बेस पर कंपेयर कर सकते हो कि इवेपोरेशन का प्रोसेस कैसा होगा और कंडेंसेशन का प्रोसेस कैसा होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और मेन चीज़ जो है, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, क्योंकि जिस वक्त आप लोग इवेपोरेशन का प्रोसेस करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म करते हो, और जिस वक्त आप लोग वेपर फॉर्म से गैस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग मॉलिक्यूल्स को के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जनरेट करते हो। जितनी अमाउंट ऑफ हीट इंथैल्पी चेंज रिक्वायर होती है लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है जिस वक्त आप लोग गैस फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हो। The amount of heat which is required to convert liquid material into vapor phase is equal to amount of heat released during the conversion of vapor phase into liquid phase। जितनी एनर्जी आप लोगों के पास रिलीज होगी कंडेंसेशन के दौरान, उतनी ही एनर्जी लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के दौरान यूज होती है। और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सेम होगी, जस्ट इनके डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। एक में सिस्टम जो है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और दूसरे में सिस्टम से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगी वो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स को हम वोलेटाइल कंपाउंड कहते हैं। वो वाले कंपाउंड जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं वो आसानी से वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होती, और इनको हम नॉन वोलेटाइल कंपाउंड कहते हैं। वो वाले कंपाउंड जो रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम वोलेटाइल कंपाउंड कहते हैं, जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक होती है। और वो वाले कंपाउंड जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम नॉन वोलेटाइल कंपाउंड कहते हैं। इसके बाद है आप लोग हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो हीट रिक्वायर्ड है जिस वक्त आप लोग जो लिक्विड फेज को गैस फेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है, उसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और वही हीट जो है रिलीज होगी जिस वक्त हम मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करते हैं, यानी कि लिक्विड फेज से गैस फेज से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह आप लोगों के पास ये सामने इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें इंथैल्पी चेंज कंडेंसेशन इज इक्वल टू माइनस इंथैल्पी चेंज वेपराइजेशन लिखी हुई है। इसका मतलब है कि ये जितनी भी वैल्यू है ये इस वैल्यू के इक्वल है, सिर्फ इन दोनों के साइन का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि एक रिएक्शन के दौरान, एक प्रोसेस के दौरान एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जाती है और एक के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है या बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। अब यहाँ पर आप लोगों के पास 4 कंपाउंड गिवन है जिसमें वाटर है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, एसीटोन है, डाई इथाइल ईथर है। अब ये 4 कंपाउंड है। अब इन चारों कंपाउंड का जिस वक्त हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल का है, उसके बाद जो है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का है, उसके बाद एसीटोन का है, और उसके सबसे कम जो है वो डाई इथाइल ईथर का है। अलिशबा से
अलिशबा सेफ। ये जो स्टूडेंट अटेंडेंस के दौरान अपने यानी कि दोस्तों से कह देते हैं कि भाई आ जाओ, क्लास अटेंडेंस हो रही है, क्लास जो है अटेंडेंस लगवा लो, उसके बाद गायब हो जाओ, ये अपने क्लास फेलो को नुकसान करते हैं। और नुकसान किस तरह करते हैं, और इसका जिस वक्त आप लोग इस वक्त तो वो पढ़ेंगे नहीं, ना ही उन्होंने क्लास अटेंड करनी है। वो क्लास अटेंड नहीं करते तो इसका मतलब है वो समझते नहीं है, ना ही इन चीज़ों के कंसेप्ट उनको क्लियर होते हैं। और जिस वक्त फाइनल पेपर आता है तो उस कंडीशन में वो फिर उनके मार्क्स जो हैं वो भी कम आते हैं। इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट यहाँ पर क्लास में जो अटेंडेंस उनकी लगवाने के लिए कह देते हैं कि भाई अब अटेंडेंस हो रही है, आ जाएं और क्लास अटेंड करें, अटेंडेंस लगवा कर फिर गायब हो जाएं, तो ये उनके नुकसान कर रहे हैं। जिस तरह आप लोगों ने Excuse me, अटेंडेंस sir. की है जी। सर यहाँ पर लिखा है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड, तो ये मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ही होनी चाहिए। जी मोलर हीट ही होगी, 1 मोल के लिए मोलर हीट ही यूज होती है। अगर सिंपल यानी कि अमाउंट 1 मोल ओके यूज सर। नहीं करते, इसके अलावा अगर यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अलिशबा है? इसका मतलब है कि आप लोगों की अटेंडेंस ले लें दोबारा, सिर्फ जो प्रेजेंट है सिर्फ उनकी ही प्रेजेंट करें, उसके अलावा बाकी जो जिनका नेट इशू है या जो भी इशू है, जिसका अटेंडेंस के वक्त नेट इशू खत्म हो जाता है, उसके बाद अटेंडेंस के बाद जो है नेट इशू शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल सारे ही सर। एब्सेंट ही होंगे। अहमदिया है? अहमद यासीन? यस सर। अलिशबा? अलिशबा? यस सर। यस सर। अलिशबा जी, उस वक्त से मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था, उस वक्त तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब क्यों आवाज आई है? सर माइक मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था, मैं 2-3 दफा टच किया, नहीं हुआ अनम्यूट। आमना जावेद? प्रेजेंट सर। अनम इम्तियाज? यस सर। अरिहा लियाज? प्रेजेंट। अरफा अबरार? अरफा अबरार? अगर किसी का माइक का इशू है तो क्लास अटेंडेंस के दौरान उसी वक्त मैसेज कर दे, अदरवाइज उसका मैसेज भी ना हो और यहाँ पर क्लास में वैसे बैठा हुआ तो वो भी एब्सेंट ही काउंट किया जाएगा। आयशा इफ्तिखार? आयशा ताहिर? आयशा ताहिर? अजल्फा फैसल?
present. सर आयशा ताहिर प्रेजेंट. आयशा ताहिर है. यस सर. अजल्फा फैसल. Yes sir, present. फराज याकूब. फराज याकूब. गौसिया नरीन. यस सर. हाफिज मोहम्मद इब्रार. प्रेजेंट सर. हमजा अली शान. हमजा अली शान. इनायतुल्लाह. इनायतुल्लाह. जहांजेब. जहांजेब. जुनैद अहमद. जुनैद अहमद. कलसुम एजाज. प्रेजेंट सर. खालिद हुसैन. किंजा खालिद. प्रेजेंट सर. जुनैद का माइक नहीं चल रहा. सर किंजा प्रेजेंट है. जी सर प्रेजेंट. मारिज. मारिज रसूल. महम एजाज. प्रेजेंट सर. मरियम फिजा. मरियम फिजा. मसनूना कासिफ. प्रेजेंट सर. मोहम्मद इमरान. मोहम्मद इमरान. मोहम्मद इमरान. मोहम्मद उमर. यस सर प्रेजेंट. मोहम्मद बेहजाद. यस सर प्रेजेंट. मोहम्मद हसीब. और मेरा ना माइक नहीं था चल रहा तो मेरी अटेंडेंस लगा दे. मोहम्मद हसीब. प्रेजेंट सर शाहजेब. मोहम्मद नासिर. प्रेजेंट सर. मोहम्मद शाहजेब. प्रेजेंट सर बोल दी थी मैंने. मोहम्मद उमर 94. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. मोहम्मद उमर तुफैल. जी सर. मोहम्मद जुबैर. यस सर. मोहम्मद जुहैब. प्रेजेंट सर. मुनीबा उस्मान. यस सर. मुशर्रफ. प्रेजेंट सर. निदा नदीम. प्रेजेंट सर. राफिया कमल. प्रेजेंट सर. रिमशा सईद. यस सर. साद अमजद. साद अमजद. सादिया कयूम. शहबाज अहमद. यस सर. शाहजेब जमान.
सिदरा नज़ीर, Yes, sir. Present. उमर हयात, जुमेरा जावेद, ज़ारा फारूक, Present, sir. जरमीन अकमल। अच्छा सर एक्सक्यूज में सर वो ना मेरा उस टाइम ना माइक नहीं चल रहा था, तो मैंने आपको चैट में मैसेज भी किया था कि सर मेरा नेट इशू और माइक का इशू है। तो जुनैद अहमद, यस सर। ठीक है। जब भी हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो 1 मोल के लिए कैलकुलेट करते हैं, या जब भी आप लोगों को न्यूमेरिकल के अंदर या टेबल की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो वो 1 मोल के लिए गिवन होती है। और आप लोगों को पता है कि एनर्जी जो है मोल्स पर डिपेंड करती है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स आप लोग ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में एनर्जी भी उसके रेफरेंस से ही इंक्रीज या डिक्रीज होती है। जिस तरह यहाँ पर एनर्जी जो दी हुई है वाटर मॉलिक्यूल के लिए, वो 1 मोल के लिए 40.7 है किलो जॉल पर मोल है। अगर आप लोग वाटर के 2 मोल्स यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। और अगर आप लोग वाटर के 3 मोल यूज़ करते हो तो इस कंडीशन में मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो भी 3 टाइम्स होगी। इसका मतलब है कि जिस रेशो के साथ आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो उसके साथ ही इसकी हीट जो है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में हीट जो है वो इंक्रीज होगी, और अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में हीट जो है वो डिक्रीज होगी। अब जिस वक्त आप लोग नंबर ऑफ मोल से एनर्जी कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो, नंबर ऑफ मोल्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो। इसी तरह अगर आप लोगों के पास हीट गिवन हो और नंबर ऑफ मोल्स या मास कैलकुलेट करने हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने वैल्यू को इससे डिवाइड करना है। यहाँ पर आप लोगों के पास एक इक्वेशन दी हुई है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों के पास वाटर का मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी जो है हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो 155 किलो जॉल पर मोल है। और वो कहता है कि आप लोगों ने इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है या मास जो है वो कैलकुलेट करना है। और मास हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि इस वैल्यू को आप लोगों ने पहले 1 मोल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आप लोगों ने इसका मास से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास जो वैल्यू हासिल होगी वो मास में होगी। और अगर आप लोग मोल्स में जस्ट मोल्स में वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस वैल्यू को जस्ट इसकी एनर्जी से डिवाइड कर देना है। तो उस कंडीशन में जो वैल्यू हासिल होगी वो आप लोगों के पास मोल्स में हासिल होगी। और अगर आप लोग इसके मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मास जो है वो हासिल होगा। अगर एनर्जी को नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू से डिवाइड करते हो तो मोल्स में आप लोगों के पास एनर्जी हासिल होगी या मोल्स में आप लोगों के पास अमाउंट हासिल होगी। और अगर आप लोग उस मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हो उसको मोलर मास से तो आप लोगों के पास मास जो है वो ग्राम में हासिल होगा। और ये वैल्यू आप लोगों के पास डिपेंड करती है कि आप लोग अमाउंट को ज़्यादा यूज़ करते हो या कम यूज़ करते हो। ये भी आप लोगों को बताएगी कि आप लोगों के पास जो अमाउंट यूज़ कर रहे हो वो 1 मोल से ज़्यादा है या कम है। अगर एनर्जी की वैल्यू 1 मोल के इक्वल आती है तो इसका मतलब है कि आप लोग 1 मोल ही यूज़ कर रहे हो। और अगर आप लोग उससे ज़्यादा या कम यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो भी इससे ज़्यादा या कम ही हासिल होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि सॉलिड कंपाउंड। सॉलिड कंपाउंड जो है आप लोगों के पास मोस्टली 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के बेस पर हम सॉलिड को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं।
एक को हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड और दूसरे को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अरेंज नहीं होते, रेंडमली अरेंजमेंट होती है उनके दरमियान। अगर मॉलिक्यूल्स या एटम्स के दरमियान रेंडमली अरेंजमेंट हो तो उसका मतलब है कि उन सॉलिड को हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होते हैं जिसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ये स्टूडेंट की स्ट्रेंथ दोबारा से कम हो रही है, इसके बाद फिर दोबारा से मैंने अटेंडेंस लेनी है और रूम को ब्लॉक कर देना है, ये याद रखना। ये स्टूडेंट आते हैं चले जाते हैं, अटेंडेंस के वक्त आते हैं उसके बाद चले जाते हैं, उनकी कोई इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। और अगर किसी का नेट का इशू है तो यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट कर रही है इस मामले में कि जिसका जो भी यानी कि नेट का इशू है तो वो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रब्ता कर सकता है, वो यानी कि फैसिलिटेट कर रही है इस मामले में। इसलिए किसी का ये बहाना नहीं चलेगा कि नेट का इशू था या ये हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा या ये नहीं हो रहा है। पूरे क्लास के दौरान ही कनेक्ट ना हो ये इम्पॉसिबल है। जिस तरह आप लोगों के पास शुगर जो है उसकी ज्योमेट्री होती है, उसको हम कहते हैं ये क्रिस्टलाइन इन नेचर है। कि इस तरह आप लोगों के पास मिडल लाइक प्रोडक्ट हो या एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री टाइप हो तो उसको हम कहते हैं कि उनके अंदर एटम्स जो है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं, उनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ऐसे सॉलिड्स जो एक जिसके अंदर एटम्स जो हैं वो स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अटैच नहीं होते, उनको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं आयनिक सॉलिड्स, दूसरे को कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तीसरे को कहते हैं कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स और लास्ट को हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके दरमियान बॉन्ड जो है वो आयनिक बना होता है, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अरेंज होते हैं। जिस तरह यहाँ पर ये क्लोरीन है, उसके बाद सोडियम एटम है, फिर क्लोरीन है, फिर सोडियम है, फिर क्लोरीन है। उसके क्लोरीन की इस साइड पर भी फिर क्लोरीन है, फिर ये सोडियम है और दूसरी साइड पर सोडियम है, इधर भी सोडियम है। इस तरह एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट वाले सॉलिड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसमें ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या बॉन्ड वी डिवाइडेड crystalline solid into further 4 types, from which one is ionic solids, in which compounds have ionic bond. ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बना होता है उनको हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। और वो वाले कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड बना होता है उनको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं वो वाले सॉलिड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड है और वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लॉन्ग चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ अटैचमेंट को तरतीब को हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। जिस तरह आइस आप लोगों के पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ आइस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान इतनी ये जिस तरह आप लोगों के पास स्पेस नज़र आ रही है, जिस वक्त हम लिक्विड फॉर्म से वाटर को सॉलिड फॉर्म में या आइस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इस तरह अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान स्पेस जनरेट होती है और उसी वजह से इनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। व्हेन वी कन्वर्ट water from liquid phase to solid phase, then their volume is increased and their density is decreased due to increasing the space between the molecules. इनके दरमियान ये स्पेस जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इनकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इस तरह के सॉलिड को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड।
थर्ड टाइप है कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं वो जो जॉइंट लाइक होते हैं, जिसमें आप लोगों के पास अल्टरनेट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना होता है। जिस तरह आप लोगों के पास SiO2 लिखते हो, क्वार्ट्ज जिसको आप लोग बोलते हो SiO2, ये एम्पेरिकल फार्मूला है SiO2 का। इसमें बेसिकली जो है इस तरह अटैच होता है कि सिलिकॉन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर ऑक्सीजन है, और इसी तरह अल्टरनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए ये सॉलिड्स जो हैं वो एक लॉन्ग चेन प्रोडक्ट बनाते हैं। और इस तरह के सॉलिड को हम कहते हैं कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए एक लॉन्ग चेन या जॉइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं। और वो मॉलिक्यूल जो है वो लार्ज टाइप पर एग्जिस्ट करता है और उसकी एक स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन नेचर होती है, जिनको हम कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। और लास्ट टाइप है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में आप लोगों के पास मेटल्स आती हैं जिनके दरमियान मेटल टू मेटल इंट्रैक्शन होती है ड्यू टू फ्रीली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेटालिक सॉलिड्स के अंदर या मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और फ्रीली मूवमेंट की वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मौजूद होती है, और उस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को हम मेटालिक इंट्रैक्शन कहते हैं। और इस तरह का सॉलिड को हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड जो हैं उनके दरमियान आयन के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है, या इनको हम कहते हैं आयनिक इंट्रैक्शन होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर आप लोगों के पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी होंगी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी होंगी, और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद होंगी। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और मेटालिक सॉलिड के दरमियान मेटालिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक सॉलिड जो है वो ब्रिटल, हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होती हैं, और इसकी एग्जांपल जो है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आयनिक सॉलिड्स की निस्बत सॉफ्ट होती हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी आयनिक सॉलिड्स की निस्बत कम होता है, और ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इनमें से करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल जो है वो वाटर है, ब्रोमीन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और इसके साथ मीथेन गैस है। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड जो हैं वो भी हार्ड होती हैं और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसकी एग्जांपल जो है वो डायमंड और ग्रेफाइट की आती है। मेटालिक सॉलिड्स जो हैं वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो हार्ड होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो सॉफ्ट होते हैं। जिस तरह आयरन है ये हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जिस तरह सोडियम है वो सॉफ्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास मेटल जो है वो कैसी है। बाज़ जो है हार्ड टाइप होती हैं और जो बाज़ जो है वो सॉफ्ट होती है, और मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टिंग मटेरियल है, और इसकी एग्जांपल जो है वो सोडियम, जिंक, कॉपर और आयरन है। इसके बाद है कि आप लोग ये किस तरह बता सकते हो जो सॉलिड हैं वो क्रिस्टलाइन इन नेचर है या इमॉर्फस इन नेचर है। इसके लिए आप लोग एक टेक्निक यूज करते हो जिसको हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं या XRD भी कहते हैं, एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न, जिसके ज़रिए हम ये बता सकते हैं कि कंपाउंड्स जो है वो रेगुलरली अरेंजमेंट है उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स या नहीं है। कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर है या इमॉर्फस इन नेचर है। एटम्स जो हैं वो एक रेगुलर पैटर्न के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हैं या नहीं, इसके बारे में हम XRD टेक्निक के ज़रिए बताते हैं। और उस XRD टेक्निक में हम क्या करते हैं, उसमें हम रेडिएशन फॉल करवाते हैं, लाइट फॉल करवाते हैं, और लाइट जो है मॉलिक्यूल्स के जो अरेंजमेंट है उसमें फॉल करती है, फॉल करने के बाद दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और उसकी बेस पर हम इसको बताते हैं कि एटम्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अरेंजमेंट में है या नहीं है। वो वाली रेडिएशन जिसमें
एक रेडिएशन की ट्रफ दूसरी रेडिएशन की ट्रफ पर और एक की क्रस्ट जो है वो दूसरे की क्रस्ट पर, यानी कि पीक हाइट दोनों की एक दूसरे के ऊपर रेजोनेंस करती हैं, तो इनको हम कहते हैं इंटरफेरेंस हो रही है, कि वेवलेंथ दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ मैच कर रही है, जिसकी वजह से उनका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड जो है वेवलेंथ का वो इंक्रीज हो जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है। जिस तरह ये आप लोगों के पास नज़र आ रही है, ये वाली पीक और ये वाली पीक दोनों एक दूसरे के साथ सेम वेवलेंथ सेम बिहेवियर जो है वो शो कर रही है। तो इसकी भी क्रस्ट आ रही है तो इसकी भी क्रस्ट आ रही है, जहाँ पर इसकी ट्रफ आ रही है वहाँ पर इसकी भी ट्रफ ही आ रही है। तो इस तरह की इंटरफेरेंस को हम इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस के मालिक जो पीक्स हैं वो एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं, रेजोनेंस शो कर रही है, और उस कंडीशन में इनके जो है वो पीक इंटेंसिटी जिस वक्त ये दोनों मर्ज करती हैं रेजोनेंस होगी, और इसके बाद आप लोगों के पास लार्ज एम्पलीट्यूड की पीक अपीयर होती है। और अगर आप लोगों के पास ऐसा बिहेवियर शो हो कि एक वेव की ट्रफ आ रही हो और दूसरे की क्रस्ट आ रही हो, तो उस कंडीशन में ये एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देती है। जिस तरह ये है कि ये नीचे आ रही है और इस वाली की जो पीक है वो हाइट ऊपर की तरफ आ रही है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, और लास्ट नल रिजल्ट जो है वो आप लोगों के पास कुछ पीक अपीयर नहीं होती है। इसको हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों पीक्स जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप लोगों के पास पीक अपीयर होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप लोगों के पास पीक अपीयर नहीं होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मजीद जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने सर जी तो इमार्फस कौन सा शो करेगा, ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? इमार्फस जो है वो दोनों तरह के शो करेगा, कि कंस्ट्रक्टिव भी शो करेगा, किसी जगह पर कंस्ट्रक्टिव शो कर देगा, किसी जगह पर वो डिस्ट्रक्टिव शो कर देगा। क्रिस्टलाइन लेकिन क्रिस्टलाइन जो है वो एक जैसी ही शो करेगा। अगर डिस्ट्रक्टिव यानी कि वो मोस्टली जो है पीक जहाँ पर शो करेगा वहाँ पर पीक शो ही करेगा, और उसका पैटर्न जो है वो सेम ही होगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। सर ओके सर जी सर एक क्वेश्चन था सर, वो असाइनमेंट सर फिजिक्स को लिखा था सर वो ये था कि जैसे कि सर हमारे जो इवन वाले ग्रुप था इन्होंने तकरीबन आई थिंक 3 क्विज़ेस हो चुके हैं, और जो हमारे ओड वाले थे सर उनके 2 हुए हैं। सर अब उनकी तो असाइनमेंट ज्यादा होंगे सर, ओड वालों को तो सर इससे एडवांटेज मिल रहा है ना सर, मैं कह रहा हूँ कि बराबर हो जाए काम हमारे नहीं होगा, बराबर ही होगा। अगर किसी की असाइनमेंट हो आप लोगों को फाइनल जो है वो तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही होने हैं, ठीक है। तो ज्यादा चांस तो है कि जनवरी, मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा चांस तो है कि आप लोगों का फाइनल से पहले ही यूनिवर्सिटी जो है ओपन हो जाएगी, और जिस वक्त यूनिवर्सिटी ओपन होगी कि जिनका एक क्विज रह रहा है उनका फिर यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाकर उनके पास से क्विज ले लिया जाएगा। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो। नो सर लास्ट डेट कल रात 12 बजे तक है ना? परसों तक है यार, परसों। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह सर अभी भी आप यूनिवर्सिटी से अपनी क्लासेस लेते हैं या? नहीं, वो यूनिवर्सिटी जो है अब बंद हो गई है। स्कूल ऑफ साइंस जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है 1 हफ्ते के लिए। अच्छा, वो सर बच्चों की आवाजें आ रही थी ना, तो मुझे भी ये लगा, मैंने कहा शायद सर अब घर में होंगे या फिर अब यूनिवर्सिटी क्लोज हो। असल में मेरे ख्याल में फिजिक्स डिपार्टमेंट के एक टीचर को कोरोना निकला है, और दूसरा मैम आयशा को भी यानी कि कोरोना जो है वो उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो इस वजह से उन्होंने जो है ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है टोटल सिस्टम जो है। मतलब सर पूरा जो स्कूल ऑफ साइंस है वो सारा ऑनलाइन हो गया, स्कूल ऑफ साइंस। जी आप लोगों की लैब जो है वो भी ऑनलाइन ही इस वजह से।
सर ये जो PC2 की अब सर लैब आ रही है हमारी कल सर ट्यूसडे को सर, ये वो ऑनलाइन अपना होगी। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਰ? ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ठीक है सर। थैंक यू। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सर जी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया आपने? यार लेक्चर? मैंने लेक्चर तो अपलोड कर दिए हैं, शायद आपको शो नहीं हो रहा होगा। वही मैं आप लोगों को पहले भी बताया है कि कुछ सर स्टूडेंट का LMS पे इशू आ मुझे रहा है। एक भी वो मटेरियल शो नहीं हो रहे स्लाइड्स। मुशर्रफ ये मैंने पहले भी बताया है कि लेक्चर के शुरू में कि ये इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों इशू आ रहा है। वही मैंने LMS वालों को बताया भी है और उन्होंने कहा है कि हम आपसे जूम से मीटिंग करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये किस तरह स्टूडेंट को शो हो जाएंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू, तो अल्लाह वो हाफिज। मैं कर देता हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।